वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आता है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा टॉपिक हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो कूलम्स लॉ के साथ साथ मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ करी थी कि कूलम्स लॉ इज़ ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस और वेरी वेरी स्मॉल चार्ज बॉडीज़, राइट। तो अभी तक तो ये होता था जब भी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज या फिर कोई स्मॉल चार्ज बॉडी आती थी हम उसका फोर्स भी निकाल लेते थे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते थे। पर अब मेरा क्वेश्चन आता है, अगर वो बॉडी पॉइंट चार्ज या स्मॉल चार्ज ना होकर एक रिलेटिवली अच्छे साइज की बॉडी हो, चार्ज बॉडी हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब पॉइंट चार्जेस तो होते थे यूजुअली स्फेरिकल की शेप में हम लेते थे, बट अब बड़ी बॉडी जो होगी वो डेफिनेटली डिफरेंट शेप्स में आ सकती है। सेकेंडली हम लोग पॉइंट चार्ज में ये देखते थे कि उसका चार्ज जो है वो शायद उसके सेंटर पे लोकेटेड है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेटेड था सारा का सारा चार्ज। बट इसके केस में हमारा क्वेश्चन होता है, अगर मेरी चार्ज बॉडी के अंदर प्रॉपरली उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली पूरा चार्ज जो था डिस्ट्रीब्यूटेड था रादर देन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यही सब चीज़ें, यही सब डाउट्स, यही सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक या डेरिवेशन बोलो तो हम ये करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। अगर मेरे पास एक बहुत लंबी चार्ज वायर है, साइज उसका लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब वायर की जगह एक 2D अगर हमारे पास प्लेन शीट आती है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। थर्ड हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगी। एंड लास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा, डेरिवेशन बचेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंडली ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की जो पैरेलल प्लेट्स होती है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो सपोज ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज है Q, जो कि पूरी बॉडी के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसका सेंटर से डिस्टेंस था R। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है पॉइंट P पर इस वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बच्चों का बड़ा सिंपल सा आंसर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी, KQ/R²। वैल्यू पुट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पा लो। द आंसर इज ऑब्वियसली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो ये चार्ज यूज़ हो रहा है या तो ये बहुत एक छोटा चार्ज होता था या फिर पूरी बॉडी में एक पर्टिकुलरली लोकेटेड चार्ज होता था, राइट, पर्टिकुलरली पॉइंट पर लोकेटेड होता था। क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर मैं सेंटर पे चार्ज रखती हूँ तो इसका डिस्टेंस हमारी बॉडी हमारे पॉइंट पे R था, पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर अब एक पॉइंट पे लोकेटेड तो है नहीं, यहाँ पर भी Q का कुछ पार्ट होगा, यहाँ पर भी Q का कुछ पार्ट होगा, यहाँ पे भी Q का कुछ पार्ट होगा और उनके डिस्टेंस जो होंगे डिफरेंट होंगे फ्रॉम द पॉइंट P जहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मतलब मुझे पता चल गया भाई ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं करने वाला। तो अब दूसरा एक तरीका देखते हैं, अब क्या करें। फिर किसी ने आइडिया लगाया, भाई छोटे छोटे पूरी वायर को एलिमेंट्स में तोड़ दो। सपोज इसकी लेंथ है dx, इस पे पार्ट ऑफ जो चार्ज था वो था dq और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और एट द एंड जो है उनको हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, राइट। वही चीज़ होगी क्योंकि मुझे पता है dx में इक्वल लेंथ की लूँगी और dq जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसीलिए पूरी बॉडी के अंदर dq की वैल्यू भी सेम होएगी। पर ये जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, बट एक ही लूप होल है कि वो इनफाइनाइटली के अंदर काम नहीं करता। अगर मेरे पास लेंथ की एक नोन वैल्यू है कि लेंथ जो है पूरी वायर एक L लेंथ की है तो हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है उसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 to L, राइट। बट इसके केस में हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाए तो भाई वो वाला आइडिया भी फ्लॉप हो गया। तो अब एक नया तरीका हमने जो सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, एक नया लॉ कह लो या फिर एक अच्छा सा तरीका देखा था हमारी सारी प्रॉब्लम्स को इजी करने का, वो था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो हमें पता है कि हमने गॉस थ्योरम के अंदर उसका गॉस लॉ पढ़ा था।
तो गॉस लॉ मुझे बताता था कि एक बॉडी में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे। पर अगेन गॉस थ्योरम के अंदर एक कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो 3D होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, जो कि हमारी वायर तो नहीं होती, राइट। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को इजी करने के लिए, हम अपनी तरफ से एक आसपास उस जो भी फिगर है उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। फॉर सपोज ये लेंथ वायर, जितनी भी लॉन्ग वायर है उसके आसपास मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि सिलेंड्रिकल लेंथ में था। गॉसियन का मतलब ये एक क्लोज्ड 3D फिगर थी, राइट, सच दैट कि जो हमारा सपोज ये था पॉइंट P, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो कितना है, वो R है, जिस भी पॉइंट पर मुझे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। दूसरी चीज़ मैंने उसकी लेंथ ले ली है L। फाइन, जब तक मैं अपनी फिगर को फाइनाइट नहीं करूँगी मैं आंसर नहीं निकाल सकती। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ से फाइनाइट लेट करते हैं, जो कि हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। तो देखते हैं अब एग्जैक्टली गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे। सारे के सारे जितने भी इसके फेसेस होते थे उनकी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एरिया वेक्टर निकालते थे और उसमें से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते थे। तो पहले तो देखते हैं, सिलेंडर के अंदर मुझे पता है 3 फेसेस होते हैं, चार्ज बॉडी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करती हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। और वहीं मैं बात करूँ इसका एरिया वेक्टर जो ऑब्वियसली इसके नॉर्मल होगा, तो मेरा DS1 भी जो है वो इसी डायरेक्शन में। तो मुझे पता चल गया मेरा DS1 जो है वो पैरेलल है E के। एक चीज़ तो मुझे इससे पता चल गई जो हमारा फर्स्ट फेज था। सेकंड देखते हैं ऊपर वाला सर्कल जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, पर इसका जो हमारा DS2 था वो कहाँ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल होता है टू द सरफेस। तो मुझे पता चल गया DS2 जो है वो परपेंडिकुलर है E के। सिमिलरली थर्ड फेज पे आ जाते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जी भी इसी साइड होगा, पर इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, वो DS3 अगेन हमें परपेंडिकुलर मिल गया। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस आ गई है, राइट। तो अब मुझे पता है टोटल फ्लक्स होता कितना था, हमें पता है अगर मुझे निकालना है EDS तो कैसे निकालते थे हम लोग, इन तीनों के इंडिविजुअली फ्लक्सेस को हम लोग ऐड कर देते थे, राइट। तो ये तो बनेगा EDS1 प्लस EDS2 प्लस EDS3। एक चीज़ क्या थी और कि ये सारे क्या होते थे, डॉट प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। तो ये तो बनेगा EDS1 cos कितना हो जाएगा, S1 जो था वो पैरेलल था तो इट विल बी 0 प्लस EDS cos सेकेंड कौन सा था, परपेंडिकुलर था। सिमिलरली थर्ड हो जाएगा EDS cos 90 अगेन। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि cos 90 क्या होता था हमारे पास 0। तो मेरे पास पूरी कहानी क्या बची है, सिर्फ और सिर्फ EDS का इंटीग्रल, एम आई राइट। और DS1 का इंटीग्रल अगर मैं करती हूँ तो वो कितना बनेगा, EDS1 सॉरी D नहीं हटेगा, D हट जाएगा, ES1 हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, एम आई राइट। कितना होता है हमारा S1 का एरिया, दैट इज हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर, दैट इज 2πRH। और यहाँ पर मेरे पास रेडियस कितना है R, तो लेंथ कितनी है L, तो मेरे पास फ्लक्स कितना हो गया E इंटू 2πRL। यहाँ तक समझ आया, राइट। अब देखते हैं आगे, मेरे पास एक चीज़ तो आ गई है कि मेरा जो फ्लक्स आया था एक फॉर्मूले से मेरे पास आ चुका है E2πRL। फाइन। दूसरा मुझे पता है गॉस थ्योरम से क्या होता था हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला, दैट इज Q/ε0। तो दैट मीन्स टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, एम आई राइट। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा कि हमने एक फॉर्मूला से निकाला, फ्लक्स के फॉर्मूला से हमारी टोटल फ्लक्स निकाली बॉडी से, दूसरे फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दी। वो दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला था।
तो वहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब इस Q को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी आती है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी आती है, तो हम उसका एक कांस्टेंट ज़रूर लेते हैं, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्योंकि ये बॉडी बहुत लंबी है, इनफाइनाइटली है, तो मुझे पर यूनिट लेंथ के ऊपर हम देखते हैं कितना चार्ज है, जो कि बेसिकली हम लोग एलिमेंट वाइज ही देख रहे थे कि इतने से यूनिट पे कितना चार्ज है, इतने से यूनिट पे कितना चार्ज है, तो हम उसको नाम देते थे लैम्डा। फाइन, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू नाम क्या पड़ गया, सिंबल क्या पड़ गया, लैम्डा, तो वो क्या बन गया Q/L। राइट, अब यहाँ से देखूँ तो Q का फॉर्मूला क्या बन रहा है, लैम्डा L, उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, E इंटू 2πRL। एम आर राइट। अब मुझे यहाँ से सिर्फ E की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से L से L हो गया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2πR। राइट, इसको थोड़ा और रीशफल करके रख लो ताकि याद भी हो जाए। तो दैट इज 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर क्या हो गई है, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R, जहाँ पे लैम्डा मेरा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और R मेरा क्या है, रेडियस, या जो भी पॉइंट जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, और मुझे निकालनी है उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सपोज P, जो कि डिस्टेंस है उसका R पर। राइट, अब अगेन वही बात है, एक प्लेन शीट है, पूरा चार्ज जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम KQ/R² नहीं यूज़ करते, क्योंकि Q हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। एलिमेंट्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगेन मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, दैट मीन्स मेरे को लिमिट्स नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक मुझे शुरू करना है और कहाँ से मुझे ख़त्म कर देना है। तो अगेन हमने क्या करा, अपने गॉस थ्योरम को काम पर लगाया, और उससे इलेक्ट्रिक जो हमारी प्लेन शीट थी, चार्ज प्लेन शीट थी, उससे पास करता हुआ हमने गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया फॉर सपोज, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, A, और मैंने लिया है उसका जो लेंथ है पूरी उसकी सिलेंडर की, वो मैं ले रही हूँ 2R। 2R क्यों लेनी पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी मैंने गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाई है कि मेरी जो चार्ज प्लेन शीट थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये पार्ट यहाँ तक हो गया R, और ये पार्ट यहाँ तक हो गया R। राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने लिया है A। तो क्या किया था हमने लास्ट उसके अंदर, सबसे पहले तो हमने टोटल फ्लक्स निकाल के देखा था। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। राइट, अब E.ds यहाँ पर 3 फेसेस है, हम लोग सबको तोड़ेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज इस फर्स्ट फेस की बात करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एम आई राइट, क्यों, क्योंकि आउटवर्ड होती है वो हमेशा रेडियली। वही बात करूँ, हमारा DS1 जो होगा वो भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है हमारे DS1 एलिमेंट से। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और DS2 का एरिया एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो वो पैरेलल है DS2 के भी, मैंने यहीं लिख दिया उसको। तीसरी चीज़, हमारा तीसरा फेस होता था ये वाला, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में है, पर जो मेरा DS3 था वो उससे परपेंडिकुलर होगा। राइट, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो परपेंडिकुलर है DS3 से। तो अब पुट करके देखते हैं इसके अंदर, तो ये तो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ E.ds1 प्लस इंटीग्रल ऑफ E.ds2 प्लस इंटीग्रल ऑफ E.ds3। एम आई राइट। इसके अंदर देखें, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये बनेगा मेरा E.ds, डॉट हटा के क्या बन गया हमारा cos थीटा। थीटा हमारा S1 के केस में क्या था 0, प्लस अगेन दूसरा DS2 बनेगा, cos थीटा कितना है अभी भी 0, प्लस थर्ड वाला हमारा कैसा था, परपेंडिकुलर था।
एम आई राइट? तो ये तो कट गया 0, ये बन गए हमारे 1। इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये मेरा बनेगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दैट इज 2 ऑफ ई ए बन गया मेरा टोटल फ्लक्स, राइट? अब दूसरा काम क्या होता था, एक हमने फॉर्मूले से निकालना होता था, दूसरा हमने निकालना होता था गॉस थ्योरम से, और फिर उनको हम इक्वेट कर देते थे। तो एक फ्लक्स बाय फॉर्मूला तो मुझे मिल गया है 2EA, और बाय गॉस थ्योरम दूसरा मुझे मिल गया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? नेट चार्ज कितना था, Q ही होगा टोटल करके अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारा फ्लक्स बन गया बाय गॉस थ्योरम। अब याद हो तो हमने लास्ट उसके अंदर लेंथ ऑफ वायर के अंदर एक लैम्डा इंट्रोड्यूस करा था, हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, वो एक सिग्मा होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। वो एरिया क्या है, वो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? दैट इज Q अपॉन ए। तो सिग्मा हो गया Q अपॉन ए, तो यहाँ से मुझे Q की वैल्यू क्या मिल गई है, सिग्मा ए। यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं तो 2EA जो था मेरा फ्लक्स की वैल्यू, वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब यहाँ से ए से ए हो गया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मेरे पास एक प्लेन शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम देखते हैं अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, राइट? तो मेरे पास जो बॉडी है स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस आई एम लेटिंग एज कैपिटल आर, फाइन, और उस पर चार्ज कितना है, Q, चार्ज Q है, तो मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा कितनी हो जाएगी, Q अपॉन ए, दैट मीन्स Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट? अब दूसरा मेरे को पता है कि अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो मुझे उसके आगे एक गॉसियन सरफेस देनी है, क्योंकि स्फेयर अपने आप में एक 3D और क्लोज फिगर है, तो वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस एज अ स्फेयर ओनली, फाइन। तो गॉसियन सरफेस का मैंने रेडियस ले लिया है R, फाइन। अब जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है एक शेल में से, शेल इज ऑलवेज हॉलो, राइट? तो अगर मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक शेल में से, तो उसके मेरे पास 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट इज पॉइंट P, अगर मेरा जो पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमारी बॉडी के भी अंदर लाई करता है, मुझे पता है जिस भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उतना मुझे उसका सरफेस एरिया, सॉरी गॉसियन सरफेस बना देनी है, राइट? तो पहला तो है पॉइंट P, अगर मेरा जो गॉसियन सरफेस का रेडियस था वो छोटा हो जाए हमारे अपने रेडियस से, दैट इज कैपिटल R से, राइट? दूसरा पॉइंट आता है अगर मेरी बॉडी के एकदम सरफेस के ऊपर मेरा चार्ज प्लेस्ड हो, तो उस पर अगर हम गॉसियन सरफेस रखेंगे तो पॉइंट Q के ऊपर क्या हो जाएगा, मेरा गॉसियन सरफेस का रेडियस और बॉडी का रेडियस R हो जाएगा। लास्ट केस होता है अगर मेरा जो पॉइंट था वो हमारी बॉडी के बाहर लाई करता है, दैट इज अगर हम S की बात करें तो मेरा R बड़ा हो रहा है कैपिटल R से। तो ये 3 केसेस हैं, उन तीनों केसेस के ऊपर हमें अलग अलग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो हम धीरे धीरे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं एट P जब R हमारा छोटा हो जाएगा, जब बॉडी अंदर, बॉडी के अंदर की हम बात करें तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ये तो मुझे पहले ही पता था। तो ये चीज़ हमेशा क्लियर है क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो बॉडी के इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, वो सिर्फ उसके सरफेस से जनरेट होते हैं या वहीं पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, एम आई राइट? तो मतलब बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो 0 थी, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई, तो ये तो मुझे मिल गया। दूसरी चीज़ है अगर मेरा जो रेडियस है, अगर मेरा जो पॉइंट है वो हमेशा उसके सरफेस के ऊपर आता है तो मतलब क्या हुआ, अब मेरी गॉसियन सरफेस उसके एकदम सरफेस से लाई करेगी, राइट? मुझे पता है मेरा फ्लक्स क्या होता था, वो होता था E इंटू ए, फाइन। E इंटू ए हमारा क्या है, A क्या है मेरा 4 पाई इंटू R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, और मुझे पता है वही गॉसियन सरफेस से क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइन। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा A आ रही है, तो जैसे ही मैं इसको पुट करूँगी तो E मेरा क्या बन जाता है, या E इंटू 4 पाई R स्क्वायर मेरा क्या बन जाता है, दैट इज Q, दैट इज सिग्मा इंटू
4πr² जो मेरा a था अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट होकर मुझे क्या मिल गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सरफेस ऑफ द बॉडी पर है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तीसरा देखते हैं, जब मेरा रेडियस जो मेरी गॉसियन सरफेस है वो मेरी बॉडी के भी रेडियस से बड़ी है जो वो बॉडी के बाहर लाई करती है, फाइन। तो यहाँ देखती हूँ मेरा फ्लक्स होता है ई ए, और ये ए हमेशा गॉसियन सरफेस का ए लेते थे हम लोग, सरफेस का ए लेते थे। इसके केस में वो एकदम सेम था स्फेयर में, बट इसके केस में वो 4πr कैपिटल आर ना होकर वो क्या है 4π स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। और वही अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, अगेन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr², या फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखूँ तो ये एकदम हमारी कूलम्स लॉ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि अगर मेरी चार्ज बॉडी भी है, प्रॉपर कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी भी है, स्फेरिकल बॉडी है, तो एक पॉइंट लाइंग आउटसाइड द बॉडी हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी 1/4πr² अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है? तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्फेरिकल बॉडी है, चाहे वो बड़ी क्यों ना हो, तो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द बॉडी हमेशा और हमेशा क्या होगी, दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। अब ये Q होता है, अब याद करो अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज भी होता था तो भी हम उसको एक स्फेरिकल बॉडी लेते थे, राइट। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक स्फेरिकल बॉडी की वो हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। रीज़न सीधी सी बात है भाई, अगर Q भी सेम है और R भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही जाएगी, क्योंकि ये तो है ही कांस्टेंट हमारे पास। तो क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है हर सरफेस के ऊपर, तो अगर दूसरा पॉइंट मैं देखूँ तो वो हमेशा और हमेशा चार्ज जो है मेरा वो इतना ही बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ही बनेगी, दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को स्फेयर के केस में ये चीज़ पता चली है कि बॉडी चाहे पॉइंट चार्ज बॉडी हो या फिर बॉडी बड़ी हो जिसमें कॉन्टिन्यूसली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉडी हमेशा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r² ही रहेगी। अब देखते हैं हमारा ग्राफ। मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, फॉर सपोज हम लोग बना रहे हैं ER ग्राफ कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस जो है वो कैसे डिफर करता है इन केस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, फाइन। तो यहाँ पर है 0। अगर मेरा सबसे पहला केस जहाँ पर मेरा R जो था वो छोटा था हमारे कैपिटल R से, तो हमने देखा था मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो 0 थी, राइट। तो जब तक मेरा R जो था वो छोटा था हमारे कैपिटल R से, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, वो 0 थी। जैसे ही मेरा R और R दोनों इक्वल हुए तो मेरी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सपोज यहाँ पर, एम आई राइट, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी जिसकी वैल्यू थी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R², फाइन। और जैसे ही मेरा जो R था वो बड़ा होता गया हमारे कैपिटल R से, तो हमने देखा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था, जहाँ पर मेरा फॉर्मूला आ रहा था 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r²। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्वर्सली स्क्वायर R को प्रोपोर्शनल कर रही है। तो दिस इज़ द ग्राफ जो आपसे पूछा जाता है या फिर 1 मार्क में वैसे दे दिया जाता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या स्टडी कर रहे हो फ्रॉम A to B। जब मेरा स्मॉल r जो था कैपिटल R से छोटा था तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। ये किसको दर्शा रहा है, इनसाइड द बॉडी को, अगर मेरा पॉइंट इनसाइड द बॉडी था, एम आई राइट। फिर उसके बाद अगर कहूँ तो B और C की बात करें तो B और C वो पॉइंट है जब मेरी पॉइंट जो था वो एकदम स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर था, तब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दैट वाज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R², जहाँ पे कैपिटल R क्या था, हमारी बॉडी का रेडियस था,
फिर जैसे ही हमारे बॉडी जो हमारा पॉइंट था वो बाहर बाहर आता गया, वैसे वैसे उसके आर पर डिपेंड होकर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली गई। जितना बड़ा आर उतनी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो पैरेलल प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स 2D फिगर्स 2D प्लेन शीट्स, मतलब हमने पढ़ा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या होता था मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, राइट। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ दोनों प्लेट्स में, पहला केस मैं ले रही हूँ फॉर सपोज दोनों के पास इक्वल सिग्मा हो, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, दैट इज पॉजिटिव सिग्मा। तो हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, चाहे ये पूरा एक सिस्टम है फिर भी इसके अंदर दो डिफरेंट चार्ज प्लेट्स हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रही होगी। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूँ लेफ्ट ऑफ दिस प्लेट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी। सेकेंड रीजन की बात करूँ दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, और सिमिलरली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। एंड ये मत सोचना इन तीनों को निकाल कर हम लोग उनको ऐड कर लेंगे, कलेक्टिवली निकाल लेंगे, तो आंसर इज रॉन्ग। हमेशा और हमेशा तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग जाएंगी और हम उनको इक्वेट नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते। तो अब मैं ले रही हूँ एक वेक्टर, सपोज वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिट वेक्टर आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। तो रीजन 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड वाली प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कहाँ जा रही होगी? इसी डायरेक्शन में जा रही होगी। एम आई राइट? सिमिलरली सेकंड की भी बात करूं तो वो भी तो उसको इसी डायरेक्शन में दे रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है एंड ऑपोजिट टू द आर यूनिट वेक्टर, राइट। तो रीजन 1 में E1 तो कितना हो गया मेरा? दैट इज सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर लगाना है दैट इज आर यूनिट वेक्टर, जो कि हम ऑब्वियसली E1 की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम एक माइनस लगा देंगे, राइट। सिमिलरली E2 सेम ही जाएगी, माइनस है क्योंकि ऑपोजिट टू आर यूनिट वेक्टर है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितनी हो जाएगी? E1 प्लस E2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट, राइट। तो E1 फर्स्ट रीजन में तो मुझे मिल गई। क्लियर? अब देखते हैं हम रीजन 2 की बात। रीजन 2 की बात करते हैं। ये है हमारा रीजन 2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 है इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों ऑपोजिट थी। अब देखते हैं रीजन 2 के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कितनी हो गई? दैट इज E1 कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, और E1 और R जो थे सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या लग गया? पॉजिटिव। वहीं बात करूँ E2 की, तो वो क्या बन गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, बट हमारे E2 की जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट टू आर है, तो यहाँ पर लग गया एक माइनस। जैसे ही हम E2 निकालेंगे पूरा सेकंड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों ऐड होंगे और 0 आंसर आ जाएगा, राइट। 0 वैल्यू आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0, ओनली एंड ओनली व्हेन उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो। रीजन 3 पर आते हैं। अब अगेन 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? इस डायरेक्शन में। 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में, जो कि दोनों और दोनों आर यूनिट वेक्टर की सेम डायरेक्शन है। तो E1 क्या हुआ? पॉजिटिव ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट, और वहीं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिव ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, राइट। टोटल निकालूं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन 3, तो कितनी बनी? वो बनी इन दोनों को ऐड करके, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर।
तो ये थे हमारे तीनों रीजन्स अगर मेरे पास दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स है जिनका सिग्मा सेम है तब, राइट। अब क्वेश्चन आता है अगर मेरे पास सिग्मा जो था वो अलग होता, अगर मेरा इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है, पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए हमेशा ऑब्वियसली बात है सिग्मा भी पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता। रीजन 1 की बात करें E1 सिग्मा 1 हो जाता, E2 में सिग्मा 2 काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड नहीं हो पाते, जबकि ये क्या बन जाता हमारे पास R यूनिट वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉमन आ रहा है हमारा, करके देखना ये चीज़, और ब्रैकेट में आ जाता सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट। अगर ये केस है जब हमारे सिग्मास हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स की अलग अलग हो जाए, तो हमने क्या करा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 निकालेंगे तो उसमें सिग्मा 1 काउंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 निकालेंगे तो सिग्मा 2 काउंट होगा, और जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एम आई राइट। पहले क्या हो रहा था, इक्वल सिग्मास थे इसलिए 2 कैंसिल आउट हो रहा था, पर यहाँ के केस में 2 कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सिमिलरली रीजन 2 की बात करें, ये था 1 ये था 2, पर अब की बार क्या इनको ऐड करके वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि मेरे सिग्मा अलग अलग है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी R यूनिट वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपको डराइव करने में, तो ध्यान से देखना कि उन्होंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटीज अलग दी है या सेम दी है। इन केस मेंशन नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अलग लेकर चलो, राइट। अलग लोगे तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, फिर चाहे वो सेम भी हो तो हमें पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ डेंसिटी 0 हो गई, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली थर्ड रीजन की बात करूँ तो ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया, तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सिग्मा छोड़कर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एम आई राइट? क्लियर है? अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दोनों केसेस समझ आ गए तो आप नेगेटिवली या ऑपोजिटली भी दिखा सकते हैं। तो नेगेटिवली आपका होमवर्क है, नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर आप अपने आप करके देखना एग्जैक्टली क्या है। आपको एक यूनिट वेक्टर लेना और उसके रिस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखनी है तीनों रीजन में, और हमें अपना फॉर्मूला लगा देना है, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का तो आप अपने आप करोगे होमवर्क के अंदर। अगर डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अभी हम कर रहे हैं ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो फटाफट हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब मेरे पास है दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स और मुझे देखना है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो ये रही मेरी पॉजिटिव प्लेट, ये रही मेरी नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम टेकिंग एज पॉजिटिव ऑफ सिग्मा और नेगेटिव की हम ले रहे हैं नेगेटिव ऑफ सिग्मा, हैविंग मैग्नीट्यूड एज सेम। फाइन, मुझे पता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो वो 3 रीजन्स के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग देगी, तो हमें तीनों निकालनी है। और वो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वो निकालनी है एक यूनिट वेक्टर R को, जो कि है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एम आई राइट? तो देखते हैं अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 1 की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट दैट इज पॉजिटिव प्लेट वुड बी आउटवर्ड्स, उस डायरेक्शन में हुई जो कि ऑपोजिट टू R है। बट नेगेटिव प्लेट की वजह से हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 मेरी अंदर की तरफ है, दैट इज सेम एज दी R। तो हम देखें तो E1 तो मेरे को मिल गया, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। बट क्योंकि E1 मेरा ऑपोजिट था ड्यू टू R, तो वो हमने नेगेटिव ले लिया। E2 की बात करें अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर, राइट। बट हमारा अब की बार डायरेक्शन सेम थी, वो E2 हो गई हमारी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट रीजन कितनी हो गई, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर प्लस माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर, जो कि आंसर कट के क्या हो गया 0। मतलब मुझे पता चल गया ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के केस में लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है 0। रीजन 2 की बात करते हैं अब, राइट। E1 कहाँ होगा, आउटवर्ड्स होता है, तो E1 आ गई इस डायरेक्शन में जो कि सेम है हमारे R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन।
E2 की केस में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होती है तो E2 भी इसी डायरेक्शन में, मतलब मुझे पता चल गया E1 और E2 दोनों ही R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो E1 भी आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर, और E2 भी आएगा पॉजिटिव ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट। टोटल अगर मैं निकालूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीजन 2 तो वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 दैट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर, राइट। सेम बात करते हैं रीजन 3 की, मार्कर भी खत्म हो रहा है, लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 के केस में E1 मतलब पॉजिटिव प्लेट की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इनवर्ड्स होती है। E1 जो है मेरी सेम एज डायरेक्शन ऑफ R यूनिट वेक्टर और E2 हमारी ऑपोजिट जा रही है। तो E1 देखते हैं कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर, सेम डायरेक्शन, इसलिए आंसर इज पॉजिटिव। E2 की बात करूँ तो वो भी हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर, पर मेरा E2 जो है वो ऑपोजिट था इसलिए नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3 इज E1 प्लस E2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब आंसर इज 0। तो मुझे पता चला जब ऑपोजिट के केस के अंदर हम देखते हैं तो सिर्फ बीच में जो दोनों प्लेट्स के सेंटर का एरिया होता है, बीच का एरिया होता है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड शो होती है जिसका वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाकी बाहर के साइड्स पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने ये केस लिया था अगर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, तो यहाँ पर अगर वो अलग होता तो भी आपको आई गेस अच्छे से अब समझ आ गया है कि अगर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेती तो भी हम आराम से इसकी डेरिवेशन कर सकते थे, वो भी आपका होमवर्क है, राइट। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। हमने 5 डेरिवेशंस करी हैं, क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं इनसे रिलेटेड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको फिगर पहचाननी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना अगर आपके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक अनरिलेटेड टू दिस ऑल्सो, अगर इस चैप्टर से हटकर भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है जो आप चाहते हो उसकी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हो। प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस जो है वो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।